भारत एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी आज की पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है झुकी सरकार आगे बढ़े किसान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताने आ रहे किसानों को आखिरकार केंद्र सरकार ने दिल्ली आने की इजाजत दे ही दी है। शुक्रवार को सुरक्षा कर्मियों के साथ जबरदस्त झड़प के बाद पंजाब व हरियाणा से आ रहे हजारों किसान टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुए, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जमा किसान शाम तक शहर में प्रवेश नहीं कर पाए, जहां सुबह उनकी पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प हुई थी। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का कहना है कि किसानों से तुरंत बात करे केंद्र। इसी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि केंद्र हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। संक्रमण रोकने में नाकाम रही दिल्ली सरकार। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए शुक्रवार को दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बार-बार कहने के बावजूद उसने जांच क्षमता, विशेष तौर पर आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए और काफी समय से रोजाना 20,000 के करीब आरटी-पीसीआर जांच हो ही रही थी। केंद्र ने कहा कि दिल्ली केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बोला है कि दिल्ली सरकार ने कई सारी सावधानियां नहीं बरती है। वही आपको बता दें कि रोज लगभग 20,000 आरटी-पीसीआर जांच की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि अभी पिछले 24 घंटों में 92 लाख के पार पहुंच गई थी संक्रमितों की संख्या। साथ ही साथ शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा, डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण समेत दिल्ली सरकार की उपलब्धियों पर जहां नियमित विज्ञापन थे, वहीं कोविड-19 अनुकूल व्यवहार पर कोई विज्ञापन नहीं देखा गया। व्यापक रूप से लोगों को भी नियमित संपर्क उपायों के जरिए इसकी जानकारी नहीं थी। उसने कहा, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के संदर्भ में बार-बार कहे जाने के बावजूद दिल्ली सरकार ने जांच क्षमता बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए, खासतौर पर आरटी-पीसीआर के लिए जो करीब 20,000 जांच के स्तर पर काफी समय से स्थिर थे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना से निपटे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट में कोविड-19 अस्पताल में गुरुवार को आग लगने की घटना का संज्ञान लिया और इस मामले में गुजरात सरकार से रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने राजनीति से ऊपर से उठकर कोरोना से निपटने की बात कही है। इस घटना में 5 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में आग लगने से 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। गुजरात के राजकोट शहर में गुरुवार देर रात कोविड-19 उपचार के लिए निर्धारित अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 5 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है तेजस्वी और नीतीश के बीच चली जुबानी जंग। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच जमकर जुबानी जंग चली। मुख्यमंत्री द्वारा हाल में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने धुर विरोधी लालू प्रसाद पर किए गए हमलों का जवाब उनके बेटे तेजस्वी यादव ने राज्य विधानसभा के अंदर दिया। यादव ने जद प्रमुख के एक भाषण पर गुस्सा जाहिर किया, जिसमें उन्होंने राजद सुप्रीमो के बड़े परिवार का जिक्र किया था और इसे प्रसाद द्वारा बेटे की चाहत में परिवार बढ़ाने से जोड़ा था। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को एक लड़का
है भी या नहीं पता नहीं, और लड़की पैदा ना हो जाए इस वजह से उन्होंने आगे बच्चे पैदा नहीं किए। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वह दूसरों के बच्चों को गिने। इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए और अपने स्वभाव के विपरीत बिफर पड़े। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भाजपा विधायक ललन कुमार पासवान ने कहा है, मुझे शारीरिक व मानसिक नुकसान की आशंका। भाजपा विधायक ललन कुमार पासवान ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में कहा कि लालू प्रसाद जैसे शक्तिशाली नेता का भंडाफोड़ करने के बाद उन्हें शारीरिक एवं मानसिक नुकसान की आशंका है। पासवान को जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कथित तौर पर फोन किया था। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर दौड़ी अर्थव्यवस्था। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर रहा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई, जबकि इससे बड़े संकुचन का अनुमान लगाया जा रहा था। आने वाले समय में बेहतर उपभोक्ता मांग से इसमें और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में जीडीपी में 4.4% की वृद्धि हुई थी। महामारी को रोकने के लिए लागू सख्त सार्वजनिक पाबंदियों के बीच चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में अर्थव्यवस्था में 23.9% की बड़ी गिरावट आई थी। कोरोना की रोकथाम के लिए पूर्ण पाबंदी की लागू की गई थी, जिससे आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई थी। जून से पूर्णबंदी से छूट दी जाने के बाद से अर्थव्यवस्था में तेजी देखी जा रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 0.6% की वृद्धि हुई है, जबकि इससे पूर्व तिमाही में इसमें 29% की गिरावट आई थी। कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर बना हुआ है और इसमें दूसरी तिमाही में 3.4% की वृद्धि हुई। वहीं व्यापार और सेवा क्षेत्र में 15.6% की गिरावट आई, जो अनुमान से बहुत ही ज्यादा कम है। सार्वजनिक व्यय में इस दौरान 12% की कमी आई है। आपको बताते चलें कि चीन की आर्थिक वृद्धि दर जुलाई सितंबर तिमाही में 4.9% रही, वहीं अप्रैल-जून तिमाही में 3.2% की वृद्धि हुई थी। हालांकि जुलाई सितंबर तिमाही में गिरावट के साथ भारत तकनीकी रूप से मंदी में आ गया है, लेकिन अनुमान के विपरीत बेहतर सुधार से चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले अर्थव्यवस्था के बेहतर स्थिति में आने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में लगातार 8वें महीने गिरा। आपको बता दें, बुनियादी क्षेत्रों 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन इस बार अक्टूबर महीने में एक साल पहले की तुलना में 2.5% घट गया है। यह लगातार 8वां महीना है जब इन क्षेत्रों का उत्पादन कम हुआ हो। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में इसकी पूरी जानकारी मिली। उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण खनिज तेल, गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात उत्पाद के उत्पादन में कमी आना है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 में इन 8 क्षेत्रों के उत्पादन में 5.5% की गिरावट आई थी। आलोच्य माह के दौरान कोयला, उर्वरक, सीमेंट और बिजली क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, हाईकोर्ट ने कहा दुर्भावना से गिराया कंगना का बंगला। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था और अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। अदालत ने विध्वंस के आदेश को अवैध बताकर रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, राजौरी में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी में 2 जवान शहीद। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलीबारी की और मोर्टार दागे, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। एक रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सीमा पार से बिना उकसावे के की जा रही गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को जिला राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास बिना
उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में नायक प्रेम बहादुर खत्री और राइफलमैन सुखबीर सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। अधिकारी ने कहा कि राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य निष्ठ के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। गुरुवार को पुंछ जिले के किरनी और कस्बा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में सूबेदार स्वतंत्र सिंह की मौत हो गई थी और एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। राजौरी में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी में शहीद हुए 2 जवानों को हमारी एबी स्टार न्यूज की पूरी टीम श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इसी के साथ ही बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है। हेटेरो भारत में स्पुतनिक की 10 करोड़ खुराक तैयार करने पर सहमति। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी कि RDIF और दवा कंपनी हेटेरो भारत में हर साल स्पुतनिक V वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक तैयार करने पर सहमत हो गए हैं। रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया कि कोरोना के संभावित टीके स्पुतनिक V का उत्पादन 2021 में शुरू करने का इरादा है। इस समय इस टीके के तीसरे चरण का परीक्षण बेलारूस, UAE, वेनेजुएला और अन्य देशों में चल रहा है। RDIF ने कहा कि भारत में दूसरे चरण और तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। घरेलू दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज और RDIF को भारत के दवा महानियंत्रक से भारत में स्पुतनिक V वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिली थी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है दिल्ली पहुंचे किसान, सड़कों पर लगा भारी जाम। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से राजधानी के कई इलाकों में लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी गई थी। इस कारण हरियाणा की ओर घंटों वाहन चालक जाम में फंसे रहे। दिल्ली सोनीपत रोड हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस कारण उन राज्यों से आने वाले वाहनों की दिशा में बदलाव किया गया था। बावजूद इसके लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। इसी प्रकार टिकरी बॉर्डर पर आवाजाही बंद होने की वजह से बहादुरगढ़ से आने वाले लोगों को पूरे दिन जाम से फंसने को मजबूर होना पड़ा। इसी प्रकार से दक्षिणी दिल्ली स्थित आयानगर और बदरपुर बॉर्डर पर भी हरियाणा से आने वाले लोगों को जाम में फंसने को मजबूर होना पड़ा। इसी प्रकार से नोएडा से कालिंदी कुंज और गाजीपुर बॉर्डर पर पास भी लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा। उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा मार्च को समर्थन देने के बाद दिल्ली गेट पर भी दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। साथ ही मार्ग को बदला गया था। इस कारण गाजियाबाद की ओर से आने वाले लोग जाम में फंस गए। इन मार्गों पर आवाजाही बंद नहीं की गई थी, पर पुलिस की सतर्कता बढ़ाए जाने की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसा ही हाल DND पर भी देखने को मिला। हालांकि सबसे अधिक प्रभाव पश्चिमी, दक्षिणी, बाहरी और उत्तरी बाहरी जिले में देखने को मिला। वहां पर पुलिस, जिला पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों की गहनता से छानबीन की जा रही थी। इस कारण वाहन चालक इन इलाकों में घंटों जाम में फंसे रहे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है दिल्ली मेट्रो को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली मेट्रो 1-2 दिन के लिए बंद कर दी गई थी। परिचालन आज सामान्य रहने की उम्मीद। किसान आंदोलन का असर शुक्रवार को भी मेट्रो परिचालन पर रहा। लूप लाइन पर सेवाएं चलने से भ्रम की स्थिति रही, यानी NCR के छोटी दूरी में कुछ ट्रेनें चलाई गई। दिल्ली के हिस्से में अलग से गाड़ियां चलाई गई। शाम 5:30 बजे के बाद सेवाएं बहाल की गई, जबकि शनिवार को मेट्रो सेवाएं सामान्य समय व नियम के हिसाब से चलाई जाएंगी। DMRC ने कहा है कि आंदोलन के मद्देनजर शुक्रवार को भी दिल्ली क्षेत्र के भीतर सभी लाइनों पर सामान्य समय के अनुसार मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रही। हालांकि NCR के यात्रियों को आज भी दिल्ली आने नहीं दिया गया। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है दिल्ली सरकार ने नहीं दी स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। किसान आंदोलन की आंच शुक्रवार को दिल्ली तक पहुंच गई।
आंदोलनकारियों को रोकने के लिए शुक्रवार सुबह दिल्ली पुलिस की तरफ से एक मसविदा दिल्ली सरकार को भेजा गया था। इसमें दिल्ली सरकार से स्टेडियम में किसानों के लिए अस्थायी जेल बनाने की अनुमति मांगी गई थी। पुलिस के इस मसविदे को दिल्ली सरकार ने यह कहकर खारिज कर दिया कि किसानों को जेल में डालना इस समस्या का कोई हल नहीं है। मामले में प्रधान सचिव की तरफ से दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के गृह मंत्री का जवाब भेजा गया था। इस जवाब में कहा गया था कि किसानों की मांगे जायज है, केंद्र सरकार को किसानों की मांगे तुरंत माननी चाहिए। उन्होंने जवाब में कहा कि किसानों को जेल में डालना इस समस्या का हल नहीं है। उनका आंदोलन एकदम अहिंसक है। अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए किसानों को जेल में नहीं डाला जा सकता, इसलिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की अर्जी को दिल्ली सरकार अस्वीकार करती है। वही आपको बता दें कि आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्टेडियम को जेल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं आतिशी ने कहा कि मेरी अपील है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसकी अनुमति दे दे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है डीटीसी खरीदेगा 1250 सीएनजी वातानुकूलित बस। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली वालों को अधिक बसें उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही डीटीसी के बेड़े में नई 1250 सीएनजी वातानुकूलित बसों को शामिल किया जाएगा। शुक्रवार को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई डीटीसी बोर्ड की बैठक में बस खरीद का फैसला लिया गया है। सरकार के मुताबिक ये बसें BS4 मानक की वातानुकूलित बसें होंगी। इनमें रियल टाइम यात्री सूचना प्रणाली, CCTV, पैनिक बटन, GPS जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। बसों में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए भी उचित सुविधा उपलब्ध होगी। भारत स्टेज यानी कि BS4 एक उत्सर्जन मानक है जो मोटर वाहनों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की निगरानी और नियंत्रण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।